नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है सभी का। हम लोग पिछले कक्षा में सामान्य रूप में कुछ चर्चा व कुछ चिंतन किए थे लघु पाराशरीय व पाराशर वचन के कुछ नियम एवं योगों के विषय में। इसमें उस सिद्धांत को नोट किया गया है श्लोक के रूप में, उसको आप लोग स्क्रीन से ही नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा उस विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारः ग्रहाः शुभ फल प्रदाः पतयः त्रिषडायानम यदि पाप फल प्रदाः। हमेशा जब भी कभी जन्म कुंडली का फलादेश हम लोग करना प्रारंभ करते हैं, उसमें ग्रह योगों के साथ उसके सैद्धांतिक विषय को हम लोगों को चिंतन करना पड़ता है, क्योंकि बिना सैद्धांतिक विषय के ज्ञान से हम लोग कभी भी सटीक फलादेश नहीं कर सकते हैं। युक्ति व तर्क व सिद्धांत को हम लोगों को चिंतन करना निश्चित अपेक्षित है। उसी दृष्टि से सर्वे त्रिकोण नेतारः ग्रहाः शुभ फल प्रदाः पतयः त्रिषडायानम यदि पाप फल प्रदाः। इस श्लोक में बहुवचन का प्रयोग है, उस बहुवचन के अनुसार हम लोग अर्थ लगाएंगे। सर्वे त्रिकोण नेतारः, त्रिकोण नेतारः, त्रिकोण नेतारः कहने से क्या अर्थ है? त्रिकोण स्थान लग्न पंचम, नवम भाव का स्वामी भावेश। इन तीनों भाव की अधिपति, जैसे मेष लग्न में 1-5-9 लग्नेश मंगल, पंचमेश सिंह सूर्य एवं नवमेश बृहस्पति। मेष लग्न के कुंडली नोटबुक में पहले बनाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 योगों का चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कक्षा में केवल हम लोग कुछ सिद्धांतों का चर्चा कर ले, क्योंकि सिद्धांत जब हमारा माइंड में फिट हो जाएगा, आगे जाके योगों के चर्चा के समय में हम लोग उसके युक्ति को लगा सकते हैं, तुरंत फटाफट लगाएंगे। जैसे यहाँ लग्नेश त्रिकोणेश, तीनों त्रिकोण के अधिपति कौन होंगे? त्रिकोणेश, त्रिकोणेशाः करके लिखिए, बराबर दे के लिखिए। मंगल और कौन? सूर्य एवं गुरु। मंगलः सूर्यः गुरुः, ये तीनों त्रिकोण के अधिपति। इसमें प्रसंग क्या है? सभी त्रिकोण के अधिपति ग्रहाः शुभ फल प्रदाः, सभी त्रिकोण के अधिपति शुभ फल प्रद होते हैं। इससे पूरा अर्थ होता है शुभ ग्रहाः अपि शुभ फल प्रदाः, पाप ग्रहाः अपि शुभ फल प्रदाः। पाप ग्रह हो तभी भी वो त्रिकोण के अधिपति होने से शुभ फल देंगे, और शुभ ग्रह होने से भी वो शुभ फल प्रदान करेंगे। यह अर्थ निकल के आते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं समझ गए? उसके बाद चलते हैं द्वितीय सोपान में, द्वितीय पद में। पतयः त्रिषडायानम, त्रिषडाय क्या है ना? त्रिषडाय, तृतीय षड षष्ठ एवं आय एकादश, इन तीनों के अधिपति। पतयः त्रिषडायानम यदि पाप फल प्रदाः, ये
हमेशा के लिए नित्य पाप फलप्रद होते हैं। शुभ ग्रह भी पाप फलप्रद है, अशुभ ग्रह भी पाप फलप्रद है। यहां मेष लग्न की चिंतन हम लोग करें। मेष लग्न में तृतीयेश कौन है? बुध। समझ रहे हैं बात को? जहां समझ में नहीं आएगा वही प्रश्न करना है, तुरंत कर लेना है। षष्ठेश बुध एवं एकादशेश शनि। इससे कॉमन हो गया कौन? बुध। तृतीय का भी अधिपति और षष्ठ का भी अधिपति हो गया। इससे क्या हम लोग समझे ना? बुध पाप फलप्रद है, शनि भी पाप फलप्रद है मेष लग्न में। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं? न दिशंति शुभम नृणाम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखें। न दिशंति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्रधिपा यदि। सौम्याः शुभग्रहाः केन्द्रधीपाः यदि ते न शुभम दिशंति। इसका अर्थ क्या हुआ? पिछले कई कक्षा से मैं कह रहा हूं, केंद्र का अधिपति, केंद्राधिपति शुभ ग्रह होने से वो शुभ फलप्रद नहीं होते हैं, देते हैं। ये किसका वचन है? ना पराशर मुनि का वचन है। तो इससे क्या अर्थ निकल के आता है ना? शुभ ग्रह केंद्र का अधिपति होने से शुभ फल नहीं देंगे। यहाँ केंद्र में 1 4 7 10 और शुभ ग्रह कौन है ना? चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध, ये चारों की चार शुभ ग्रह है। यहाँ केंद्र के अधिपति मेषाधिपति, कर्काधिपति, तुलाधिपति, मकराधिपति। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी चलते हैं, उसके बाद आगे का विषय चर्चा करेंगे। क्रूराश्चेत अशुभम न ही दिशंति। क्रूर ग्रह हो जाए, केंद्र के अधिपति, केंद्राधिपति यदि पापक ग्रह हो, तभी वो अशुभ फलप्रद नहीं होते हैं, अशुभ फलप्रद नहीं देते हैं। कल भी हम लोग इसको नोट्स बनाए थे। पापक ग्रह केंद्र का अधिपति होने से अशुभ फल नहीं देते हैं और शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति होने से शुभ फल नहीं देते हैं। यहां नहीं देते हैं कहते हैं, क्या देते हैं उस विषय में चिंतन नहीं किया गया है। क्या देते हैं उस विषय में यहां नहीं कहा गया है। केंद्र के अधिपति होने से केंद्राधिपति शुभ ग्रह हो जाए शुभ फल नहीं देते हैं, केंद्राधिपति पाप ग्रह हो जाए पाप फल नहीं देते हैं। ये दोनों बात हो गया। चलिए वर्तमान केंद्रेश कौन है? केंद्र का अधिपति मेष लग्न में कौन है देख लेते हैं। केंद्रेशाः कौन कौन है ना? मंगल है, ठीक है, मेष लग्न का अधिपति मंगल है, और दशमेश शनि है। ये दोनों क्या है? पापक ग्रह है। ये दोनों पापक ग्रह है। और क्या बच गया ना? तुला राशि का अधिपति शुक्र है, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है। ये दोनों शुभ ग्रह और ये मंगल शनि दोनों अशुभ ग्रह। उसके बाद जो प्रबलाश्चोत्तरातरम उसको बाद में समझेंगे। पहले यहां जो सिद्धांत, ये चार पाद में से क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है उस विषय में हम लोग चिंतन कर लेते हैं। पहले क्या विषय निकल के आ रहा है पहले कह दिए। त्रिषणाय का अधिपति कोई भी हो वो शुभ फल नहीं देगा, वो पाप फलप्रद होगा। तृतीय षष्ठ एकादश का अधिपति। उसके बाद क्या कह दिए ना? त्रिकोण का अधिपति हमेशा शुभ फलप्रद रहेंगे। यहां हम लोग त्रिकोण के अधिपति में मंगल, सूर्य, गुरु को लिए। गुरु, बृहस्पति, यहां बृहस्पति एक शुभ ग्रह है
वो त्रिकोण के अधिपति होने के कारण शुभ फलप्रद होगा। मंगल त्रिकोण का अधिपति है एवं केंद्र का अधिपति है। मंगल को के पाप ग्रह होने के कारण केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता है, जिस कारण ये मंगल क्या हो गया ना, कमन ग्रह हो गया। एक तो केंद्र का भी अधिपति है और दूसरा क्या हो गया, त्रिकोण का भी अधिपति है। केंद्र त्रिकोण दोनों का अधिपति होने के कारण एवं पापक ग्रह होने के कारण मंगल मेष लग्न में अशुभ फलप्रद नहीं होगा। उसके बाद आगे भी चिंतन किया गया है, कुजस्य न रंध्रेश दोषस्तु, इसमें कहीं आगे जाके है अष्टमेश दोष मंगल को नहीं लगता है। अष्टमेश का आगे जाके है विषय। मेष लग्न में मंगल अष्टम भाव का भी अधिपति है एवं लग्न का भी अधिपति है। उस कारण से मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगने के कारण मंगल मेष लग्न में शुभ फलप्रद होगा। भले ही वो पाप ग्रह है, पाप ग्रह होने के बाद भी कोई नित्य पापी व नित्य शुभ नहीं होते हैं। हर लग्न के विशेष से वो भिन्न भिन्न होते हैं। पराशर वचन से हमको ये समझ में आ रहा है। जैसा स्थिति है उसी के अनुरूप हम लोगों को चिंतन करना है। तो मंगल क्या हो गया, त्रिकोण का अधिपति हो गया, केंद्र का अधिपति है। इस कारण से मंगल केंद्र त्रिकोण उभय का अधिपति एवं उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। उस कारण से मेष लग्न में मंगल क्या हो गया, शुभ ग्रह के रूप में हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। मेष लग्न में क्या हो गया ना, शुभ फलप्रद होगा। क्या होगा ना, शुभ फलप्रद मंगल होगा। इस कारण से उसके बाद दूसरा सूर्य का चिंतन की क्या प्रश्न क्या है। ना 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 ना, वो नीचस्थ होने से उसको स्थानजन्य फल वहां प्राप्त नहीं होगा। केवल हम लोग भाव के अधिपति जन्य कभी भी फलादेश विचार नहीं करते हैं। भाव, राशि एवं स्थान, इन तीनों को देखा जाता है। भावजन्य फल से ही केवल हम लोग फलादेश करने लगेंगे तो पूरा गलत होने लगेगा हमारा फलादेश। किस राशि में बैठा है वो, मित्र, अधिमित्र व स्वराशि में अथवा उच्च राशि में, शुभ राशि में बैठा हो, शुभ वर्गस्थ हो, बलयुक्त हो, तभी वो शुभ फल दे सकता है। हम लोगों को एक सिद्धांत निकल के आ रहा है, मंगल शुभ प्रद हो सकता है। होगा 100% ऐसा मेष लग्न में आप नहीं कह सकते हैं। मेष लग्न होगा तो मंगल शुभ ग्रह है उसका रत्न पहना दीजिए, ऐसा नहीं करना है। अरे मेष लग्न में मंगल अष्टम स्थान में बैठा हो तो उसका रत्न पहना देंगे। अष्टमेश है, अष्टम स्थान में बैठा है। अष्टमेश रंधेश होता है, छिद्र स्थान में रोग उत्पन्न करवाता है, छिद्र अन्वेषण में तत्पर करवाता है, अनेक गुह्य इत्यादि, गुह्य द्वार इत्यादि गुप्त रोग को सृष्टि करता है। आप अष्टमेश का रत्न धारण करवा देंगे, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति को हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा फलादेश में, परंतु बिना सिद्धांत जाने हुए परिस्थिति को चिंतन करें ऐसा तो नहीं है। पहले हम लोग पूरा सिद्धांत को एक दिमाग में बैठा दे, उसके बाद आगे जाके उस विषय में चिंतन किया जा सकता है। क्या होता है, ग्रहों का जब हम लोग बल विचार करते हैं उसमें स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दिग्बल, दृग बल, कई प्रकार की 6 प्रकार की बल है। उसमें 6 बलों का ऐक्य षडबलिक्य चक्र बनता है, तब जाके हम लोगों को पता चलता है कौन सा ग्रह कितना बलवान है। जो ग्रह जितना बलवान होगा उतना अच्छा फल देता है। शुभ स्थान में इसे जैसे हम लोग आगे भी चिंतन करेंगे उस विषय में, प्रश्न पूछे इसीलिए कह दे रहा हूं।
यहां मंगल मकर राशि में विद्यमान हो, मेष लग्न में, तो क्या फल देगा? वहां तो मेष लग्न है, शुभ फल प्रदायक ग्रह है, मकर राशि में रहेगा, कुलदीपक योग बनाएगा, मकर राशि में उच्चस्थ होगा, रुचक योग भी बनाएगा, इसमें निश्चित शुभ फल प्रद होगा। वही मंगल यदि नीचस्थ हो कर्क राशि में, मंगल तो चतुर्थ स्थान में दोष प्रद होता है, कर्क राशि में नीचस्थ होता है, कर्क राशि चतुर्थ स्थान में शून्य दिग्बल को प्राप्त करता है, कई सारे अशुभत्व तो यहाँ लक्षण हम लोगों को प्राप्त होगा। इसमें पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है, इसमें शून्य दिग्बल प्राप्त होता है, ये सारा अशुभत्व शुभत्व का भी हम लोगों को चिंतन करना है ना। चलिए प्रश्न का समाधान हो गया, आगे चले जी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद मंगल के बाद सूर्य की ओर चलते हैं। सूर्य तो एक ही भाव का अधिपति है, एक ही राशि का अधिपति है, सिंह राशि का, और सिंह राशि त्रिकोण स्थान में स्थित है, एवं त्रिकोण स्थान में सूर्य सिंह राशि का अधिपति होने से दो भावों का अधिपति नहीं होगा। यहाँ और आगे की हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नियम कह दिया, सभी त्रिकोण के अधिपति शुभ फलप्रद होते हैं, इसलिए सूर्य भी सिंह राशि का अधिपति एवं पंचमेश होने के कारण पापग्रह अशुभ फलप्रद नहीं होगा। पापग्रह होने के बाद भी सूर्य भी क्या होगा, मंगल के जैसा शुभ फलप्रद होगा। और हम लोग जानते हैं मेष लग्न में, मेष राशि में सूर्य उच्चस्थ होता है, इसलिए मेष लग्न उसके लिए लाभदायक है। यदि मेष लग्न है, सूर्य बलवान है, तभी निश्चित रूप में सूर्य के पराक्रम वहां वृद्धि होता है। और मेष राशि का अधिपति मंगल के साथ सूर्य का संबंध मित्रता का है, एवं मेष लग्न अग्नि तत्व का है, सूर्य भी अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व में मित्रता होती है। सभी प्रकार के संबंध से देखें तो मेष लग्न के लिए सूर्य निश्चित लाभदायक है। उसके बाद बृहस्पति का हम लोग चिंतन करें, एक के बाद एक ग्रह का चिंतन करेंगे तो एक ही लग्न का चिंतन कर लेंगे और बाकी 12 लग्नों का आप ही चिंतन करेंगे, मुझे आगे की चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जब हम लोग स्थान में बृहस्पति का चिंतन करें, गुरु भी त्रिकोण का अधिपति है, ये नियम कह दिए, त्रिकोण सर्वे त्रिकोण नेतार ग्रहा शुभ फलप्रदा, शुभ फलप्रद होंगे। परंतु बृहस्पति एक तो नवमेश है और दूसरा व्यय भाव का भी अधिपति है। व्यय भाव शुभ भाव के रूप में अथवा अशुभ भाव के रूप में गिनती होता है, उसको देखेंगे तो उसके नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, लग्नाद व्यय द्वितीयेषु परेशाम साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायक। स्थान के अनुंतर गुण्य होते हैं, स्थान के हिसाब से वो परिवर्तित होते हैं। मैं कल की कक्षा में कहा था, जैसे व्ययभाव का अधिपति वो शुभ फलप्रद नहीं होता है, परंतु नवमेश होने के कारण वो जब नवमेश की स्थिति में होगा तब लाभप्रद होगा, व्ययभाव के स्थिति में वो हानिप्रद होगा। मतलब वो मिश्रित फल देगा, 100% शुभ फलप्रद के रूप में बृहस्पति को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि वो व्ययभाव का अधिपति होने के कारण मध्यम फलप्रद ग्रह के रूप में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, गुरु को ग्रहण कर सकते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद जो केंद्र का अधिपति के विषय में चिंतन किए, बात त्रिषणाय के अधिपति के विषय में चिंतन किए। त्रिषणाय के अधिपति में तो बुध सीधा सीधा तृतीय एवं षष्ठेश होने के कारण निश्चित रूप में अशुभ फलप्रद है।
तृतीय, षष्ठ, एकादश क्यों अशुभ प्रद है? क्योंकि तृतीय से पराक्रम की विचार किया जाता है, षष्ठ शत्रु स्थान है, एकादश आय भाव है। ये तीनों के तीनों जैसे 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान होते हैं, वृद्धि भाव होते हैं, वैसे मनुष्य के शरीर में जो 6 शत्रु है, 6 शत्रु क्या है? मनुष्य का 6 शत्रु होते हैं। कौन से शत्रु 6 हैं? कौन बता सकते हैं? माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, माश्चर्य। ये 6 शत्रु हमेशा मनुष्य को क्या करते हैं? ग्रास करते हैं। उस कारण वो रोगाक्रांत भी होता है, उस कारण वो मानसिक पीड़ा भी प्राप्त होता है, उस कारण उसके कर्म में भी बाधा होता है। कई पापों फलों का भोग वो उसी 6 शत्रुओं के कारण करता है। और ये 6 शत्रु उत्पन्न होते हैं ये तीनों भावों से। जितना आय होगा, सोच लीजिए एक व्यक्ति के पास धनागम हो रहा है, अधिक से अधिक धन प्राप्ति हो रही है, तो उसको लोभाग्रस्त धीरे धीरे लोभी नहीं होगा। जितना अधिक इनकम होगा, जितना पैसा कमाएगा, उतना वो पैसा के पीछे भागेगा। जितना पैसा प्राप्त हो जाएगा उस डूबता जाएगा वो। और कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है, हम लोग गीता इत्यादि में सुने हैं। कामात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति करके एक श्लोक है गीता में। तो हमेशा कामना से ही उत्पन्न होते हैं और अहंकार ही कामना को उत्पत्ति देता है। जितना पराक्रम वृद्धि होगा, जितना शत्रु विजयी करने की क्षमता वृद्धि होगा, उतना हम लोग सोचते हैं वो फायदा लाभदायक है, परंतु वह भी एक शरीर में शत्रु को उत्पन्न करवा रहा है, उससे अरिष्ट उत्पन्न होता है, उससे पाप कर्म का संचय होने लगता है। और पाप पूर्व जन्म कृतम पापम जैसे हम लोग विचार करते हैं, व्याधि रूपेण पीड्यते अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, उसी प्रकार वर्तमान जन्म में किया हुआ कर्म का पाप भी इस जन्म में भी व्यक्ति भोग भी करता है। तो उस पराक्रम से, शत्रु वृद्धि से एवं आय से, लाभ से भी शरीर में दुख प्राप्त होता है, आत्मा में दुख प्राप्त होता है, मन में दुख प्राप्त होता है। शरीर, आत्मा, मन तीनों हमारे जीवन को चलाते हैं। इन तीनों यदि पीड़ित हो जाए तभी निश्चित रूप में अशुभ है। इस कारण से यहाँ पराशर मुनि ने कहे हैं त्रिषडायाधिपति कोई भी हो वो पाप फलप्रद होते हैं। यहाँ बुध शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह होने के बाद भी अशुभ फलप्रद होगा कहते हैं। और शनिश्चर की चर्चा करें। शनि, इसमें प्रबलाश्चोत्तरत्रम जब समझेंगे तब और शनि के विषय में अच्छे से समझ में आएगा। शनि केंद्र का अधिपति है। एक तो नियम कह दिए, केंद्राधिपति पाप ग्रह हो वो अशुभ फलप्रद नहीं होते हैं। और दूसरे तरफ हम देखें षष्ठे एकादश अधिपति शनि होने के कारण वो शुभ फलप्रद नहीं है, पाप फलप्रद है। तो शनि दोनों तरफ है, एक तो अशुभ फलप्रद नहीं है, एक तरफ क्या है, पाप फलप्रद है। और शनि नित्य पापी है। तो इस मेष लग्न में शनि क्या देगा? क्या आप लोगों का क्या चिंतन हो सकता है? पाप फल देगा, निश्चित रूप में पाप फलप्रद होगा, संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रबलोश्चोत्तरोत्तरम, प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम जो विषय कहा गया है, ये चारों केंद्राधिपति, त्रिकोणाधिपति, त्रिषडायाधिपति तीनों के ऊपर लागू हो जाता है।
ये उत्तर उत्तर बलवान होते हैं। जैसे त्रिकोण में 1 5 9, एक मतलब लग्नाधिपति से अधिक बलवान होगा पंचमेश, पंचमाधिपति, सूत स्थान का अधिपति, जो विद्या स्थान विचार भी करते हैं। पंचमेश की अपेक्षा नवमेश और फल की वृद्धि करवाता है, अर्थात शुभ फल अधिक उसका वृद्धि होता है, क्योंकि त्रिकोण के अधिपति होने के कारण। परंतु बृहस्पति यहाँ नवमाधिपति होने के साथ साथ मेष लग्न में व्याधि होती व्यभाव का अधिपति होने के कारण संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं हुए। तो इस कुंडली में मंगल सूर्य दोनों में जब हम लोग तुलना करेंगे तो मंगल की अपेक्षा सूर्य अधिक शुभ फलप्रद होगा। समझ गए बात को। प्रबलश्च उत्तर उत्तरम, उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं, उत्तर उत्तर उनका बल फल वृद्धि होता है, बल वृद्धि भी होता है एवं शुभ फल का वृद्धि भी होता है। यह है प्रबल चोत्तरोत्तरम। उसके बाद त्रिषणायाधिपति देखें तो त्रिषण में 3 6 11, तृतीयाधिपति जितना फलप्रद होगा अशुभ, तृतीयाधिपति का जितना अशुभत्व होगा उससे अधिक अशुभत्व षष्ठेश होगा, षष्ठ से अधिक अशुभत्व लाभेश होगा। लाभेश क्या अशुभत्व देता है? शारीरिक कष्ट देता है, धन में बाधा नहीं देता है, धन वृद्धि करवाता है लाभाधिपति, याद रखना है। तृतीयाधिपति भातृ दोष उत्पन्न करवाता है, षष्ठाधिपति शत्रु वृद्धि करवाता है, लाभाधिपति शरीर कष्ट देता है। अशुभत्व का गुण यह है। जितना तृतीयाधिपति अशुभत्व होगा उससे अधिक होगा षष्ठाधिपति, और षष्ठ से अधिक होगा एकादशाधिपति। ये प्रबल उत्तर उत्तर अभिवृद्धि होंगे। जैसे हम लोग शनि का विचार कर रहे थे, शनि का अशुभत्व अधिक हो जाता है क्योंकि वो एकादश भाव का अधिपति है। भले ही धन प्रदान करेगा, लोभाग्रस्त करवा के कहीं से इधर उधर लूटपाट करके बा कहीं से लेके धन वृद्धि हो सकता है, परंतु वो धन वृद्धि के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी देगा। उसी प्रकार केंद्राधिपति, केंद्राधिपति में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि, लग्न जितना प्रभावी होगा, लग्न का शुभ अशुभ फल जितना विचार करेंगे, लग्न से अधिक शुभ अशुभ फल कौन देगा? चतुर्थाधिपति। चतुर्थ से अधिक शुभ अशुभ फल कौन देगा? सप्तमेश। सप्तमेश से अधिक शुभ फल दे सकता है शुभ, क्योंकि शुभ ग्रह केंद्राधिपति होने से वो शुभ फल नहीं देते हैं। पाप ग्रह केंद्र का अधिपति होने से अशुभ फल नहीं देते हैं। ये जो नियम है वह उत्तर उत्तर अभिवृद्धि होता है। जैसे यहां शनि दशमेश भी है, हम लोग विचार कर रहे हैं पाप ग्रह अशुभ फलप्रद नहीं होंगे, कहा ना? केंद्र के अधिपति होने से। मेष लग्न में शनि दशम भाव का अधिपति होने से उत्तर उत्तर फल वृद्धि होने के कारण शनि का दशमेश का फल पाप फलप्रद अधिक से अधिक नहीं होगा, कम पाप फलप्रद होगा। एक तो कह दिए एकादश भाव का अधिपति होने से वो शुभ फलप्रद नहीं पाप फलप्रद होंगे, और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि पाप फल का होगा। और एक कहे दशमाधिपति होने से वो क्या करेंगे? क्या उनका पाप फल नष्ट होगा, अधिक से अधिक पाप फल नष्ट होगा, अशुभ फल नाश ही होगा। तो इसमें शनि की स्थिति देखा जाएगा, मेष लग्न में शनि के स्थिति देखा जाएगा।
और शनि अशुभत्व क्या देंगे? ना शारीरिक कष्ट देंगे। शनि का अशुभत्व क्या है? ना एकादशाधिपति होने के कारण वो शारीरिक कष्ट देंगे, धन में हानि नहीं करेंगे, अर्थ में लाभ में हानि नहीं करवाएंगे। शनि यदि उच्चस्थ होके बैठ जाए, शशक योग उत्पन्न करे मेष लग्न में शनि उच्चस्थ होने से शशक योग उत्पन्न करवाते हैं। शनि यदि स्वगृहस्थ होके दशम स्थान में स्थित हो, शनि का तृतीय दृष्टि एवं दशम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होता है, सप्तम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि होता है। शनि निश्चित रूप में रोगाक्रांत करेंगे व्यक्ति को, परंतु कर्म में वृद्धि करवाएंगे, क्योंकि शनि का दशम संबंध हो जाएगा। हमेशा हम लोग कहे हैं जिसका भी जो भी जहां बैठा है वो यदि उससे दशम स्थान में बैठा हुआ है, तभी लग्न का दशम स्थान में जो ग्रह बैठा है वो लग्न को अत्यधिक प्रभावित करवाता है। यदि शनि दशम स्थान में बैठता है, शनि लग्न को प्रभावित करेगा। लग्न शरीर होता है, शरीर प्रभावी होगा, मतलब शारीरिक कष्ट वहां होगा ही होगा, परंतु कर्म में बाधा में अल्पता होगी, कर्म में अभिवृद्धि होगी, धन में प्राप्ति होगी, वाणिज्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार अन्य फल को वृद्धि करवाएगा, क्योंकि केंद्राधिपति दोष शनि को नहीं लगता है। समझ गए? ये दो श्लोक। इसमें इसी प्रकार अब वृष लग्न में भी हम लोग चिंतन करें तो और कुछ नया सिद्धांत निकल के आएंगे। तो आप वृष लग्न का भी चिंतन करें, मिथुन लग्न का भी चिंतन करें, यदि समय हो। कोई प्रज्ञा भारतम में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं क्या अखिलेश जी? अभी तक ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा होगा। मैं एक केवल वृष लग्न का चिंतन करवाता हूं और आप घर में 12 लग्न बना के उसका थोड़ा सा इसी त्रिषणाय केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी से शुभत्व अशुभत्व का चिंतन कर लें। पहले त्रिकोण नेता रहा, क्या कहते हैं ना, त्रिकोण नेता रहा, केंद्रीय शाह, केंद्र का अधिपति, उसके बाद त्रिषड़ा त्रिषड़ायेशः, ये शाह त्रिषड़ाय के अधिपति यहां लिख लेते हैं। त्रिकोण के अधिपति 2, 6, 10, वृष राशि का शुक्र एवं पंचमेश बुध, पंचम भाव में कन्या राशि है, पंचमेश बुध सभी को अधिपति, राशि का अधिपति याद होगा ना, वो तो आप लोगों को सभी पुराने हैं इसीलिए याद है। और नवमेश शनि ना, इसमें किसी को कोई संदेह? भावाधिपति याद होगा सभी को। चलिए, केंद्राधिपति में वृष का शुक्र एवं सूर्य चतुर्थेश, मंगल सप्तमेश। आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये कुछ बोरिंग नहीं लग रहा है ना विषय? चलिए, त्रिषणाय का अधिपति तृतीय, षष्ठ एवं एकादश। तृतीय का अधिपति चंद्रमा, तृतीयेश चंद्रमा, षष्ठेश शुक्र एवं एकादशेश गुरु। इन्हीं में संबंध देखते हैं, उत्तर उत्तर अभिवृद्धि होते हैं। उत्तर उत्तर क्या होता है? शुभत्व हो व अशुभत्व हो,
उसमें अशुभत्व में भी वृद्धि होता है, शुभत्व में भी वृद्धि होता है। यहाँ जैसे गुरु का अशुभत्व वृद्धि है, क्योंकि बृहस्पति त्रिषणाय का अधिपति है और अष्टमेश भी है, एकादश का भी अधिपति होने से उसको अष्टमेश का दोष भी लगता है। इस कारण से निश्चित रूप में बृहस्पति उत्तर उत्तर अभिवृद्धि में बृहस्पति सबसे अधिक अशुभत्व का प्रभाव रखेगा वृष लग्न में। पहले त्रिकोण का अधिपति चिंतन कर लेते हैं। शुक्र लग्नेश भी है और एवं केंद्राधिपति है। आगे जाके हम लोग देखेंगे, इसमें श्लोक में बताया गया है केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः। गुरु एवं शुक्र केंद्र का अधिपति होने से अधिक दोष करते हैं। यहां केंद्र का भी अधिपति शुक्र है, त्रिकोण का भी अधिपति शुक्र है, क्योंकि लग्नेश त्रिकोण में भी गिनती होता है, लग्न केंद्र में भी गिनती होता है। इसलिए यहां संपूर्ण रूप में त्रिकोण के अधिपति होने से शुभत्व और केंद्र के अधिपति होने से दोष युक्त, तो उसका दोष नष्ट होता है। हम लोग आगे जाके चिंतन करेंगे इसी में। यदि वही लघु पाराशरी में नियम कहते हैं, यदि वो त्रिकोण अधिपति एवं केंद्राधिपति दोनों एक ही ग्रह हो जाए तभी उसका अशुभत्व का नष्ट होता है, उसका दोष नष्ट होता है। परंतु इस नियम के आधार पे देखा जाए तो शुभ ग्रह न दिशंति शुभम नृणाम केंद्राधिपा, यदि शुभ फल नहीं देते हैं तो शुक्र यहां शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल भी प्रदान नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हो गया मध्यम ग्रह के रूप में, मध्यम फलप्रद के रूप में हम लोग किसको माने ना, शुक्र को स्वीकार करें। लग्नेश भी है। उसके बाद देखा जाए तो त्रिषणायाधिपति भी शुक्र है। एक तो केंद्राधिपति है और दूसरा क्या है, षष्ठेश भी है। और ये उत्तर उत्तर अभिवृद्धि होने के कारण षष्ठाधिपति अशुभ फलप्रद होता है, पाप फलप्रद होता है। तो यहाँ जो हम लोग त्रिकोण एवं केंद्र का अधिपति होने से मध्यम फलप्रद कह रहे थे वृष लग्न में, वो जाके त्रिषणायश होने से भी पाप फलप्रद स्थिति के अनुसार भी वो पाप फलप्रद होगा। स्थिति के अनुसार वृष लग्न में जिस स्थिति में रहेगी उसी के अनुरूप वो फल देगा। वो कभी भी 100% ना शुभ देगा, शुभ तो कभी नहीं देगा। मध्यम फलप्रद हो सकता है, अशुभ फलप्रद भी हो सकता है। उच्चस्थ होने से धन वृद्धि करवाएगा, परंतु संपूर्ण लाभ शरीर के लिए, शारीरिक सुस्थता के लिए नहीं देगा। शुक्र कामना कारक ग्रह होने के कारण कामना भी वृद्धि करेगा शुक्र वृष लग्न में, और क्रोध भी उत्पन्न करवाएगा वृष लग्न में। वृष राशि वृष लग्न में बहुत गुस्सा आते हैं। उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुरूप देखें तो शुक्र यहाँ अधिक, चंद्रमा से अधिक अशुभ फलप्रद होगा शुक्र, शुक्र से अधिक अशुभ प्रद होगा गुरु, गुरु का सबसे अधिक अशुभ प्रद हो रहा, चंद्रमा से अधिक अशुभ रहा शुक्र। इसीलिए शुक्र को भी एक तो केंद्राधिपति दोष लग रहा है और द्वितीय में त्रिषणाय का अधिपति हो रहा है। केवल त्रिकोणाधिपति होने के कारण ही संपूर्ण शुभ फलप्रद होगा ऐसा भी नहीं कहना है हम लोगों को। दो तरफ में वो दोष युक्त हो गया, इसीलिए चिंतन करना है। चलिए उसके बाद सूर्य को देखें। सूर्य मंगल शनि, इन तीनों में शनि एक कॉमन ग्रह हो गया
और दशमेश भी है, नवमेश भी है। त्रिकोण के हिसाब से एक से अधिक 5, 5 से अधिक 9, अधिक से अधिक क्या होता है, बल वृद्धि होता है। उसके बाद केंद्राधिपति के अनुसार दशम स्थान का अधिपति शनि होने के कारण एक तो पंचमेश, दूसरा एक तो नवमेश, दूसरा दशमेश, केंद्र त्रिकोण दोनों का अधिपति होने से शनि भले ही अशुभ ग्रह हो, परंतु वृष लग्न में योग कारक ग्रह व शुभ फल प्रद ग्रह के रूप में हम लोग किसको ग्रहण करेंगे ना, शनि को। शनि उच्च स्थिति में व स्वगृही में निश्चित लाभप्रद होगा। हर कुंडली में ऐसा घटित नहीं होता है। मैं भी वृष लग्न में शनि कुंभ राशि में बैठा है, उसके बाद भी कुंडली देखा हूं, संपूर्ण स्थिति ऐसा नहीं है। ध्यान पूर्वक विचार करना है, परंतु ये सिद्धांत को हम लोगों को पहले याद रखने के लिए इसको हम लोग निकाले। योग कारक ग्रह शनि है वृष लग्न में, क्योंकि वो त्रिकोण एवं केंद्र दोनों का अधिपति हो गया। उसके बाद सूर्य मंगल में चिंतन करें तो सूर्य मंगल दोनों पाप ग्रह है, और सूर्य तो ऐसे ही एक ही भाव का अधिपति होता है, इसलिए उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। उस कारण से शुभ फल प्रद के रूप में हम सूर्य को भी ग्रहण करेंगे। मैं क्लास करছি फोन करुच्ची। सूर्य क्या होगा ना, शुभ फलप्रद। उसके बाद मंगल का चिंतन करें। मंगल तो एक तो सप्तमेश है और एक व्यभाव का अधिपति है। हम लोग जानते हैं स्थानांतरानुगुण्येन फलप्रद, स्थानांतर गुण्य होता है, वहां गुण हम लोग स्थान के अनुसार देखते हैं। यहाँ मारकेश भी विचार किया जाता है, आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सप्तमेश व्यभाव का अधिपति होने से मंगल भी अशुभ फलप्रद के रूप में हम लोग मंगल को स्वीकार करेंगे। संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं हो सकता है। जल्दी जल्दी चलाते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। उसके बाद बुध का चिंतन करें। बुध एक तो पंचमेश है, क्योंकि लग्नेश से पंचमेश की वाला अधिक रहता है, फल वृद्धि होती है, तो पंचमेश होने से बुध को दोष नहीं लगता है। एवं पंचम स्थान कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोण भी होता है, उच्चस्थ भी होता है। इस कारण से बुध का प्रभाव पंचम भाव में, पंचम राशि में, कन्या राशि में, वृष लग्न में अधिक से अधिक लाभप्रद रहता है। परंतु उसके साथ साथ द्वितीयेश है। द्वितीयेश और व्यभाव के अधिपति में द्वितीयेश को अधिक दोष नहीं लगता है, मारकेश का दोष है, परंतु द्वितीयेश का जो अशुभत्व का दोष अधिक नहीं लगता है जितना व्यभाव का अधिपति का दोष लगता है। इस कारण से बुध यहाँ त्रिकोण अधिपति होने से भी शुभ फलप्रद हो सकता है। यदि शनि के साथ बुध का संबंध हो तभी निश्चित रूप में योग व कोई राजयोग उत्पन्न करवाता है। तो इस प्रकार चंद्र त्रिषणाय के अधिपति होने से अशुभत्व है, क्योंकि चंद्रमा वृष लग्न में उच्चस्थ हो जाने से भी उसका फल वृद्धि होती है। वृष लग्न में वृष राशि में उच्चस्थ होता है, परंतु उसके बाद भी वृष लग्न में चंद्रमा को दोष लगता है और अशुभ फलप्रद होता है। यदि वो क्षीण चंद्रमा हो जाए, वो पापी चंद्रमा हो जाए, अधिक से अधिक दोष युक्त होता है, भले ही वो उच्चस्थ हो। यदि वृष लग्न में उच्चस्थ भी हो जाए और क्षीणत्व हो जाए, सूर्य के निकटवर्ती हो जाए, तभी उसका फल अधिक से अधिक अशुभत्व है। पूर्ण चंद्रमा होने से उसका अशुभत्व क्षय होता है, परंतु संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं हो सकता है वृष लग्न में चंद्रमा। इसलिए उसको कभी स्थान के अनुसार ही विचार हम लोगों को करना पड़ेगा। एक स्थान का अधिपति होने से अशुभ ग्रह के रूप में भी हम लोग चंद्रमा को ग्रहण करेंगे। और ऐसे भी वृष लग्न लग्नेश शुक्र, शुक्र का
मित्रता शनि बुध के साथ रहता है, उसमें बृहस्पति एवं चंद्रमा, मंगल, सूर्य, इन चारों के साथ मित्रता शुक्र का नहीं है वृष लग्न में। जिसके साथ मित्रता है विशेष करके शनि बुध, उन्हीं के साथ संबंध यदि बना दे तभी निश्चित वहां शुभ फलप्रद होगा। जैसे हम लोग कहें तो शुक्र शनि बुध में परस्पर में यदि संबंध हो जाए, जैसे यहाँ शुक्र बुध दोनों बैठे हो सिंह राशि में, सूर्य बैठा हो कर्क राशि में, शनि स्वगृह में बैठा हो, इस संबंध में परस्पर में दृष्टि संबंध में, इसको इतरातर दृष्टि भी कहते हैं। केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति का परस्पर इतर इतर पूर्ण दृष्टि से राजयोग होता है। जो केंद्रम विष्णु स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवे नरः, उस नियम यहाँ लग जाता है, उससे राजयोग उत्पन्न होता है। कभी कभार संबंध होने से भी दोष भी नष्ट होते हैं, उस विषय को आगे भी चिंतन करेंगे। समय अधिक हो गया है तो चलिए कक्षा को विराम देते हैं। यदि कोई जिज्ञासा व प्रश्न हो करें, नहीं तो यही थोड़ा सा अभ्यास करके। केंद्र को विष्णु स्थान के रूप में जाना जाता है एवं त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान के रूप में जाना जाता है। जैसे विष्णु लक्ष्मी का संबंध से अति उत्तम योग बनता है, उसी प्रकार केंद्र एवं त्रिकोण भाव के अधिपति के परस्पर संबंध से राजयोग की उत्पत्ति होती है। तो आगे जाके समझेंगे, और भी उदाहरण समझेंगे तो हो जाएगा हमारा। चलिए, धन्यवाद है कक्षा में। ठीक है, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी विश्वजीत जी, विश्वजीत मिश्रा जी, कुछ समझ में आ रहा है विषय? ठीक है, चलिए धन्यवाद है सभी को। कक्षा में थोड़ा एक्टिव रहने से लाभ होगा।